नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज से हम जैसे कि कंप्यूटर के डेली 20 प्रश्न देख रहे थे, तो बीच बीच में इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के जो प्रश्न है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो पहला पार्ट होगा जिसमें हम कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। आगे इसके हम और पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें 20-20 प्रश्न करके लाएंगे। इसमें जो प्रश्न है आपके लेटेस्ट के भी हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपके सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, रीट जो भी शिक्षक भर्ती आप देंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आप पेपर दे रहे हो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि किस सरकार ने मो सरकार अभियान जो है वो लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। करंट अफेयर पर आधारित ये आपका प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको सभी प्रश्न में लगभग 5 से 10 सेकंड का समय भी दूंगा ताकि आप जो है वो सोच सकें। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका उड़ीसा राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने गांधी जयंती जो है उसके अवसर पर जो ये मो सरकार अभियान है ये जो है वो लॉन्च किया था। कब किया था? गांधी जयंती के अवसर पर। इन जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने। और इस अभियान के तहत जो लोग थे उनको उत्तम सरकारी सेवाएं जो है वो दी जाएंगी। और उसके साथ साथ इस अभियान के तहत जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें काम करवाने के लिए जो आने वाले लोग हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। फीडबैक के आधार पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको रैंकिंग भी प्रदान की जाएगी ताकि क्या हो, और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन या बेसल सम्मेलन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक है उससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा जो है करने के लिए है। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन है वो सबसे पहले कब आया था, तो आपका 1972 में जो है वो आया था। 5 जून से लेकर के 16 जून के बीच में आपका स्वीडन जो है उसके एक प्रमुख शहर था जिसका नाम था स्टॉकहोम। तो स्वीडन के प्रमुख शहर स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो आयोजित जो है वो किया गया था। इसको आप एक नजरिए से भी देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण संबंधी जो चिंता है उस पर चर्चा का ये सबसे पहला प्रयास था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? 4 ऑप्शन है, खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए एबीसीडी ऑप्शन बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मानव जनित जो गतिविधियां हैं उनके तहत खतरे में जलीय स्थान। तो ध्यान रखिएगा, मानव जनित जो गतिविधियां हैं उस पे उनसे जो उत्पन्न प्रदूषण होता है उससे जो खतरा होता है उसमें स्थित जलीय स्थानों को मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है क्लोम गोलाड़ू रुग्णता, दूसरा कह रहा है प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, तीसरा कह रहा है मेसोथेलियोमा और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी डी, एबीसीडी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्लोम गोलाड़ू रुग्णता ये इसका नाम है। मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये रोग होता है और कोई इसका स्थायी इलाज भी नहीं है। तो जो प्रश्न में पूछा गया था कि जो ब्लैक लंग्स बीमारी है उसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा।
प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसको एकदम रट के रखिएगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में जो अदम्य साहस दिखाने वाले को जो है वो दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये 1 लाख रुपए हैं, ये आपके प्रत्येक सेक्टर में नहीं मिलते हैं। वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो वन सुरक्षा और प्रबंध समिति है या पंचायत ग्राम स्तरीय जो संस्थाएं हैं, उनको 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। बाकी आपके यदि बात करें वन सुरक्षा में या वन्य जीव संरक्षण में, तो उसमें 50-50 हजार रुपए जो है वो और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छठा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या पंजाब में? 4 ऑप्शन है, बताना है कि आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दाचीगाम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर है उसमें श्रीनगर से 22 किलोमीटर आपका जो है वो दूर है। और इसका जो मुख्य जानवर है यदि वो आपसे पूछा जाए तो बारहसिंगा जो है वो सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन सा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। जैसे कि आपका एक सींग वाला गैंडा काफी बार पूछा जाता है, तो बारहसिंगा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 7वां, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? सीवेट्स में, डॉप्सन इकाई में, मेल्सन इकाई में या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन इकाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ओजोन परत की बात हुई है, ओजोन इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओजोन जो परत है उसकी खोज यदि आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो 1913 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फर्बे। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी बिसॉन। हेनरी बिसॉन, इन्होंने जो है वो संयुक्त रूप से जो है जो ओजोन परत है उसकी खोज जो है वो की थी। और जो प्रश्न में पूछा गया है इकाई के संबंध में, तो इनके जो गुण होते हैं उसका जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक GMB डॉप्सन जो है उन्होंने किया था। उन्हीं के नाम पर आप कह सकते हैं डॉप्सन इकाई में जो है जो इसकी इकाई है वो मापी जाती है। और जो GMB डॉप्सन थे इन्होंने ही इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो है वो विकसित किया था। और उन्हीं के नाप पर जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन इकाई में नापी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो बस ये एक्स्ट्रा नाम आप और ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर डिपेंड या आधारित जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है।
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। काफी बार ये प्रश्न रिपीट होता है, आपको एकदम यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प जो है वो सही हो जाएगा। काफी बार लोग कार्बन डाइऑक्साइड को टिक कर देते हैं, पर ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी जलवाष्प जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी संशोधित जीवित जीव यानी कि LMO आपका सही हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। अब बात करते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में। तो आपका कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है ये 29 जनवरी सन 2000 जो है इसको आपका हस्ताक्षरित जो है वो हुआ था, और उसके बाद 11 सितंबर 2003 से जो है ये लागू हुआ था। तो ये लागू वाली तारीख आपको अवश्य जो है वो पता होनी चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। रेड डाटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फुंगी। अब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही होगा। केवल एक, एक और दो, दो या ये तीनों। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो कि खतरे में होती हैं, और हर जो रेड डाटा बुक है उसमें जानवर या वृक्ष अथवा जो फुंगी है इसकी लिस्ट होती है जो कि खतरे में जो है वो होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? पहला कथन कह रहा है कि इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, दोनों सही होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि उत्तर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये दोनों। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लक्षण होने चाहिए कि जो क्षेत्र होता है उसमें कम से कम 0.5% या विनाशकारी जो पौधे हैं उनकी 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए, और दूसरा कि इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट भी जो है वो करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13 की निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दों से सही संबंधित नहीं है? आपको गलत यहाँ पर जो है वो छांटना है। पहला कह रहा है ऑप्शन 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ से संबंधित है। दूसरा कह रहा है 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तीसरा कह रहा है 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन से संबंधित है। चौथा कह रहा है 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहमति से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर गलत छांटना है, कौन सा यहाँ पर गलत होगा। तो इतनी देर मैंने ऑप्शन पढ़े, आपने उत्तर अवश्य सोच लिया होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1989 का जो बासेल सम्मेलन है, ट्रांस बाउंड्री जो आंदोलन है, इसके संबंध में लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है सही क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बासेल सम्मेलन के बारे में। तो बासेल सम्मेलन की यदि बात करें तो खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं उनके निपटान के संक्रमण सीमा जो आंदोलन है उसके नियंत्रण पर जो आपका बेसल कन्वेंशन है या बेसल सम्मेलन है, जिसे आमतौर पर हम बेसल कन्वेंशन के ही नाम से नॉर्मली जानते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि राष्ट्र जो है उनके बीच जो खतरनाक कचरे होते हैं उनके आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन जो है वो किया गया था।
और विशेष रूप से जो खतरनाक हस्तांतरण है उसको रोकने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। तो नॉर्मल सी भाषा में यदि एक शब्द में कहें तो आप कह सकते हैं कि खतरनाक कचरे से संबंधित आपका ये जो है वो होता है बासेल सम्मेलन। तो यहाँ पर जो दे रखा था वो आपका गलत था, यही आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष जो है वो कौन है? आर के पचौरी हैं, वंदना शिव हैं, माधव गाडगिल हैं या प्रदीप कृष्णन हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी माधव गाडगिल सही हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिसे हम WGEEP के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो WGEEP लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका ये W है इससे होता है आपका वेस्टर्न, जो आपका G है ये होता है आपका घाट्स, जो E लिखा हुआ है ये आपका होता है इकोलॉजी, दोबारा वाला जो ई लिखा हुआ है इससे आपका होता है एक्सपर्ट, और लास्ट में जो आपका पी लिखा हुआ है इससे होता है आपका पैनल। तो फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। तो इसके अध्यक्ष जो है वो माधव गाडगिल ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में जो है वो पाया जाता है? चार ऑप्शन है, नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शेर की पूंछ वाला जो मकाक है वो आपका क्षेत्र यानी एरिया की बात करें तो पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, और ये नीलगिरी की जो पहाड़ी हैं उनमें जो है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ जो दुर्लभ प्रजातियों की सूची है उसमें भी इसे रखा गया है, तो उसमें भी जो है ये आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। भारतीय जलीय निकायों में से एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? नागफनी, एगियोलप्स, जलकुंभी या पिस्टिया। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और ये वीडियो आप लाइव शाम के 8 बजे देख रहे हैं, तो 8 बजे डेली लाइव टाइमिंग होती है। जिसको नहीं पता है वो लाइव आकर वीडियो प्रैक्टिस जो है यहाँ पर प्रश्न कर सकता है। एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे भी है, जिसमें सोशल साइंस सीटेट के प्रश्न डेली जो है हम करा रहे हैं लगातार। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एगियोलप्स जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है जलकुंभी। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि बंगाल का आतंक जो है किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। अब क्यों कहते हैं इसको भी थोड़ा सा समझिए। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका जलकुंभी है ये पौधा जो रुका हुआ जल है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, जो कि जल से क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसको खींच लेता है। अब आप जानते हैं मछलियां क्या होते हैं, जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को लेते हैं। जब ऑक्सीजन ये खींच लेगा तो मछलियां जाहिर सी बात है मर जाएंगी। तो ये एक खरपतवार के रूप में कह सकते हैं काफी नुकसान करता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? चार ऑप्शन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमिनोफाइंग बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपका सही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी जो है वो आपकी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके द्वारा जो है वो बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है? पहला कह रहा है काई, दूसरा कह रहा है धुआं, तीसरा कह रहा है ब्रायोफाइटा और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए काई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जो जैविक सूचक होता है वो आपका क्या होता है? तो काई जो है होता है, ग्रीन ग्रीन करके आप देखते हैं पानी में जो ऊपर आ जाती है।
देख लेते हैं चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं अपना 19 क्या है कि पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना के बीच संबंध जो है वो क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है, परजीवता का संबंध होता है, या आद्य सहयोग का संबंध होता है? ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सहजीवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सहजीवता संबंध क्या होता है? जब दोनों एक दूसरे को जो है वो हेल्प पहुंचाएं। तो यहाँ पर पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना जो है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो आपका सहजीवी जो है वो हो जाएगा। चलिए अपना वो प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र जो है आपको बताना है नहीं है। पहला कह रहा है ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी कह रहा है लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको बताना क्या है कि कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी के फॉर्म में भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।